हम बैठे बातें कर रहे थे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। रजिया ने अपनी जगह से उठकर कॉल रिसीव की। फोन पर बात करते हुए उसके चेहरे का रंग हर लम्हा तब्दील हो रहा था। 4-5 मिनट तक बात करने के बाद उसने रिसीवर रखा तो उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, खैरियत तो है? किसका फोन था? वो बोली, मेरी एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मैं म्यू अस्पताल जा रही हूँ, वापसी में शायद देर हो जाए, तुम लोग खाने पर मेरा इंतजार मत करना। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ओहो ज्यादा सीरियस है क्या? वो बोली, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। बेगमपुरा के करीब जीटी रोड पर ईंटों से लदे हुए ट्रक ने कार को टक्कर मार दी थी। मेरा ख्याल है रिजवाना और उसके शौहर की हालत सीरियस ही होगी। रजिया अपने कमरे में चली गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो वापस आई। उसने लिबास तब्दील कर लिया था और चेहरे पर ताजा हल्का मेकअप भी था। ये औरतें भी अजीब मखलूक हैं, किसी के मरने पर ताजियत के लिए भी जाएं तो मेकअप करना नहीं भूलती। वो बैग कंधे पर लटकाते हुए बाहर निकल गई। मैं अपनी जगह पर बैठा उसे देखता रहा। कुछ देर के बाद कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी और फिर मैंने कार को गेट से बाहर जाते हुए देखा। म्यू अस्पताल वहां से काफी दूर था। अगर वो अस्पताल से जल्द फारिग हो भी गई तो भी वापसी में कम से कम 2 घंटे जरूर लगेंगे और हमें जो कुछ भी करना था इन्हीं 2 घंटों में करना था। लेकिन नूरी का मसला अभी बाकी था, लेकिन शायद किस्मत हम पर मेहरबान थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद ये मसला भी खुद ब खुद हल हो गया। दोपहर का खाना आमतौर पर 3 बजे के करीब तैयार होता था और नूरी सौदा सलफ लेने के लिए 12-12:30 बजे के करीब मार्केट जाती थी, जो ज्यादा दूर नहीं थी। कभी तो वो आधे घंटे में वापस आ जाती और कभी 1 घंटा लगा देती। वो 12:30 बजे के करीब टोकरी उठाकर जाने लगी तो 1-2 काम मैंने भी उसे बता दिए जिनमें चंद मिनट और लग सकते थे। नूरी के जाने के चंद ही मिनट के बाद मैं हरकत में आ गया। नरगिस को हॉल कमरे में ऐसी जगह बिठा दिया जहां से वो बाहर के गेट पर निगाह रख सकती थी। मैं रजिया वाले कमरे के सामने आ गया। दरवाजा लॉक था। मैंने राजस्थान में बड़े बड़े खेल खेले थे, बड़े कठिन मराहिल से गुजरा था, बड़े तजुर्बात हुए थे। ये मामूली सा ताला तो मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रखता था। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ किचन में पहुंच गया। वहां मुझे एक तार मिल गया। ये तार नूरी ने गालिबन सिंक में लगी हुई जाली के सुराख साफ करने के लिए रखा था। मैं वो तार उठाकर रजिया के कमरे की तरफ भागा। उस तार की मदद से दरवाजे का कुफल खोलने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। हॉल में बैठी हुई नरगिस मुझे नजर आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए दाएं हाथ का अंगूठा उठा दिया और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। स्टील की खूबसूरत अलमारी खोलकर मैंने सबसे पहले निचले खाने में हाथ डाला और अंदर लगा हुआ खटका हटा दिया। उठकर अलमारी को भी उसकी जगह से घुमा दिया और मुड़कर ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखने लगा। चाबियों का वो गुच्छा आमतौर पर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही पड़ा रहता था, लेकिन उस वक्त नजर नहीं आ रहा था। रजिया ने कमरे के दरवाजे को लॉक करना शुरू कर दिया था तो जाहिर है चाबियों का गुच्छा भी कहीं संभाल कर रखा होगा। मैं बेड के ऊपर से घूमकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ गया और ड्रेसिंग की दराजें खोल खोल कर चाबियों का गुच्छा तलाश करने लगा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया और मुझे यकीन करना पड़ा कि चाबियों का वो गुच्छा रजिया ने कहीं और छुपा कर रख दिया था या अपने पर्स में डाल रखा था। मैं दोबारा स्टील वाली अलमारी के सामने आ गया और झुककर पीछे दीवार में खुफिया अलमारी के हजमी कुफल का जायजा लेने लगा और फिर उस तार से वो ताला खोलने की कोशिश करने लगा जिससे दरवाजे का ताला खोला था। ये ताला खोलने में मुझे कुछ दुश्वारी पेश आ रही थी। एक तो तार ताले के सुराख में ठीक तरह से फिट नहीं हो रहा था और फिर मुझ पर घबराहट सी तारी थी, ये जानते हुए भी कि किसी मुदाखलत का अंदेशा नहीं था। न जाने क्यों मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन भी खासी तेज हो रही थी। मैं ताले से हाथ हटाकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। अपनी कैफियत पर काबू पाने के बाद दोबारा कोशिश शुरू कर दी। 4-5 मिनट और जाया हो गए। मुझे दांतों पसीना आ गया। कमबख्त ताला किसी तरह खुलकर नहीं दे रहा था। मैं एक बार फिर ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ गया और दरवाजों में कोई ऐसी चीज तलाश करने लगा जिससे ताला खोलने में मदद मिल सके और आखिरकार मुझे एक ऐसा रिंग मिल गया जिसमें प्लास्टिक के एक तिकोने टुकड़े पर किसी बड़ी कंपनी का मोनोग्राम बना हुआ था। वो की रिंग एक आम से तार से बना हुआ था। मैंने छल्ला खोलकर तार को सीधा कर लिया और एक बार फिर ताले पर किस्मत आजमाई करने लगा। इस मर्तबा मुझे मायूसी नहीं हुई। सिर्फ 2 मिनट की कोशिश के बाद क्लिक की हल्की सी आवाज उभरी और ताला खुल गया। मैंने दरवाजा खोल दिया। उसके साथ ही मेरी आंखों में चमक उभर आई। जिस तरह रजिया ने 2 रोज से कमरे का दरवाजा लॉक करना शुरू किया था, उससे मुझे अंदेशा था कि उसने सारी चीजें भी उस खुफिया खाने से न हटा दी हूं। लेकिन मेरा अंदेशा बेबुनियाद निकला। हर चीज अपनी जगह पर मौजूद थी। सबसे पहले मैंने अपना थैला उठाकर बेड पर पलट दिया और एक एक चीज को देखने लगा। तमाम जेवरात मौजूद थे मगर एक अंगूठी नहीं थी। वो अंगूठी मुझे अच्छी तरह याद थी कि उस पर हिंदुओं के गणेश देवता के साइड पोस्ट का नक्शा उभरा हुआ था। उसकी आंख में नन्ना सा सुर्ख याकूत था। गणेश देवता के किसी अकीदतमंद ने ये अंगूठी खास तौर पर बनवा कर किसी मंदिर में भेंट की होगी
और अब वो अंगूठी नहीं थी। मैंने तमाम जेवरात दोबारा थैले में डाल लिए। अलमारी में रखे हुए करेंसी नोटों के बंडल भी उठा उठा कर थैले में डालने लगा और फिर रजिया के जाती जेवरात के डिब्बे भी खाली कर दिए। तमाम जेवरात मेरे थैले में मुंतकिल हो चुके थे और खाली डिब्बे उसी तरह अलमारी में रख दिए और आखिर में सबसे निचले खाने में फाइलें उठाकर देखने लगा। ये रजिया के चंद रोजा शौहर इलियास की जायदाद के कागजात थे। मैं अभी ये फाइलें देख ही रहा था कि दरवाजे की तरफ से आहट सुनकर उछल पड़ा। मैंने तेजी से मुड़कर देखा, वो नरगिस थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बोली, वो आ गई है, जल्दी करो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, कौन? मेरे जहन में रजिया का ख्याल उभरा था। नरगिस बोली, नूरी, वो अभी अभी गेट में दाखिल हुई है। मेरे मुंह से गहरा सांस निकला। मैंने वो फाइलें भी अपने थैले में ठूंस ली। रजिया की बेएतनाई और रवैये से मुझे दुख पहुंचा था और मैं उसे जोरदार चपत लगाना चाहता था ताकि उसके होश ठिकाने आ जाएं। नरगिस वापस जा चुकी थी। मैंने खुफिया अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। ताले में कीरिंग वाला तार अभी तक फंसा हुआ था। मैंने झटका देकर तार बाहर खींच लिया और दरवाजे को दोबारा लॉक करना जरूरी नहीं समझा। बड़ी उजलत में अलमारी को घुमाकर उसकी जगह फिट किया और नीचे झुककर खटका उसकी जगह जमा दिया और उठकर खड़ा हो गया। थैले को हाथ में पकड़कर मैं दरवाजे के करीब आ गया और मोहतात अंदाज में राहदारी में झांकने लगा। किचन की तरफ से नूरी और नरगिस के बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं कमरे से निकलना ही चाहता था कि एक और ख्याल आते ही रुक गया। नूरी मेरे पास थैला देखकर मशकूक हो सकती थी। मैं मुड़कर कमरे में इधर उधर देखने लगा। दफतन मेरे दिमाग में रोशनी का झमाका सा हुआ। बाथरूम में मेरे कपड़े के 2 जोड़े टंगे हुए थे। ये कपड़े लॉन्ड्री में देने थे मगर कई रोज से भूल रहा था। मैंने वो कपड़े थैले में ठूस लिए। एक बार फिर मोहतात अंदाज में दरवाजे के बाहर झांका और फिर कमरे से निकलकर बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया। खटाक की हल्की सी आवाज के साथ ऑटोमेटिक लॉक लग गया। मैं थैला हाथ में उठाए टहलता हुआ हॉल में आ गया। उस वक्त वो दोनों किचन से निकल रही थी। सब्जियों वाली टोकरी हॉल में सेंटर टेबल पर रखी हुई थी। उसमें फल भी थे। नूरी एक ट्रे लेकर आ रही थी। मुझे देखते ही बोली, तुमने जो रिसाला बताया था वो तो नहीं मिला। मैं तो नाम ही भूल गई थी। तुम मार्केट की तरफ जाओ तो खुद ही ले आना। मैंने कहा, मैं अभी जा रहा हूँ, खुद ही देख लूंगा। नरगिस ने कदरे ऊंची आवाज में कहा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैले कपड़े कई दिनों से पड़े हुए थे, लॉन्ड्री पर देने जा रहा हूँ। तुमने तो अपने कपड़े धुलने के लिए नहीं देने। मैंने नरगिस की तरफ देखकर एक आंख का गोशा मखसूस अंदाज में दबा दिया। नरगिस ने कहा, 1-2 सूट मेरे भी रखे हुए हैं, रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यहाँ बैठे बैठे तो बोर हो जाऊंगी। नरगिस अपने कमरे में चली गई और चंद मिनट के बाद अपने कपड़ों के 2 जोड़े ले आई। मैं वो कपड़े थैले में ठूस रहा था कि फोन की घंटी बज उठी। फोन की घंटी हमारे लिए बम के धमाके से कम साबित नहीं हुई। मैं उछल पड़ा। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। मैंने नरगिस की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी वहशत सी भर गई थी। नूरी उस वक्त टोकरी में से फल निकाल कर ट्रे में रख रही थी। उसने वो काम वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़कर फोन का रिसीवर उठा लिया। वो कुछ देर तक फोन पर हूं हां करती रही, फिर माउथ पीस पर हाथ रख कर मेरी तरफ देखते हुए बोली, रजिया बीबी का फोन है, तुमसे बात करना चाहती है। मैंने थैला नरगिस के हवाले किया और आगे जाकर नूरी के हाथ से रिसीवर ले लिया। मेरे हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से रजिया की आवाज आई। बोली, मैं रजिया बोल रही हूँ नाजी, एक ट्रेजेडी हो गई है। मैंने कहा, वो तो मुझे मालूम है, तुम्हारी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसने मेरी बात काटी। बोली, मेरी दोस्त का इंतकाल हो गया है। वो बहुत ज्यादा जख्मी हुई थी, खून भी बहुत ज्यादा बह गया था। वो बेचारी तो खत्म हो गई। उसका शौहर भी शदीद जख्मी है। उसके बचने की भी कोई तवक्को नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अगले 6 घंटे उसके लिए बहुत अहम है। मैंने कहा, मुझे अफसोस हुआ ये सुनकर, मैं दुआ ही कर सकता हूँ। लेकिन रजिया ने एक बार फिर मेरी बात काट दी। बोली, मैं 2 और आदमियों के साथ अपने दोस्त की मैयत लेकर शेखुपुरा जा रही हूँ। मैं रात को भी वापस नहीं आऊंगी। मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया था कि तुम प्रोग्राम के मुताबिक आज शाम शाहजी से मिल लेना। ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, इसे जाया मत करना। मैंने कहा, शाहजी ने कहा था कि जो शख्स मौके से फायदा नहीं उठाता दुनिया का सबसे बड़ा अहमक होता है, और मैं भी उन लोगों में से हूँ जो मौके से फायदा उठाना जानते हैं। कल जब तुम वापस आओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने इस मौके से फायदा किस तरह उठाया। रजिया ने कहा, अक्लमंद हो, मैं शाहजी को भी फोन कर दूंगी और अगर मौका मिला तो रात को शेखुपुरा से फोन करके सूरत हाल मालूम करूंगी। मैंने कहा, अच्छी बात है, कल वापस आओगी तो तुम्हें कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। खुशी से नाच उठोगी और हो सकता है कि खुशी में अपने बाल भी नोचने लगो। रजिया ने कहा, मैं समझी नहीं। मैंने कहा, आओगी तो समझ जाओगी, अभी कुछ बताकर सस्पेंस खत्म करना नहीं चाहता। अच्छा, मैं फोन रख रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। मैंने कहते हुए रिसीवर रख दिया। मैंने नूरी से कहा, नूरी हम जरा देर से वापस आएंगे, परेशान मत होना। मैंने नरगिस के हाथ से थैला ले लिया और उसे चलने का इशारा किया। नूरी ने गालिबन दोपहर के खाने के बारे में कुछ कहा था, मगर मैंने ऐसा अंदाज इख्तियार किया जैसे कुछ सुना ही नहीं। कोठी से निकलकर हम गलियों में घूमते रहे।
कपड़ों की वजह से थैला कुछ वजनी हो गया था। मैं उसे कभी एक हाथ में मुंतकिल करता, कभी दूसरे में। मेन रोड पर पहुंचने से पहले ही एक गली में खाली रिक्शा मिल गया। वो कोई सवारी छोड़कर वापस आ रहा था। समनाबाद मोड़ पर हमने वो रिक्शा छोड़ दिया और 10-15 मिनट तक वहां से कुछ दूर बस स्टॉप पर इस तरह खड़े रहे जैसे किसी खास रूट की बस का इंतजार हो। धूप तेज हो रही थी। ज्यादा देर यहाँ खड़ा रहना अपने आप को मुश्तबा बनाने के मुतरादिफ था। मैंने एक रिक्शा रोक लिया। उस रिक्शे से हम भाटी पहुंच गए। दरअसल मैं एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। रिक्शे और टैक्सियां बदल बदल कर सफर करने से मंजिल का सुराग बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरे रिक्शे से हम आउटफॉल रोड पर अपनी मंजिल पर पहुंच गए। भाटी गेट से यहाँ का फासला ज्यादा नहीं था, इसलिए इस मर्तबा रिक्शे का सफर भी चंद मिनट से ज्यादा नहीं था। हम कई रोज के बाद यहाँ आए थे और मेरे ख्याल में रंगो रोगन का काम मुकम्मल हो चुका होना चाहिए था। हम अंदर दाखिल हुए तो मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। रंग वगैरह का काम तो मुकम्मल हो चुका था, अलबत्ता 2 मजदूर कमरों के फर्श धो रहे थे। सहन में भी 1-2 जगहों पर रंग के धब्बे पड़े हुए थे। मैंने एक मजदूर से कहकर 3 कुर्सियां बाहर निकलवा ली और उसको चौधरी अमीन को बुलाने के लिए भेज दिया। मौसम में अगरचे किसी कदर हिद्दत थी, मगर जामन के दरख्त के नीचे हवा के झोंके बड़े फरहत बख्श थे। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। चंद मिनट के बाद ही चौधरी अमीन भी पहुंच गया। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया। मैंने तीसरी कुर्सी पर रखा हुआ थैला उठाकर फर्श पर रख दिया। चौधरी अमीन वहां बैठ गया। चंद मिनट के बाद वो मजदूर भी दरवाजे में दाखिल हुआ जिसे मैंने चौधरी को बुलाने के लिए भेजा था। वो कोक की ठंडी बोतलें लेकर आया था। जाहिर है बोतलों के लिए उसको चौधरी अमीन ने ही कहा होगा। चौधरी अमीन ने कोक की बोतल से चुस्की लेते हुए कहा, अब आप चाहें तो आज से यहाँ रहना शुरू कर दें। 2-3 घंटों में कमरे साफ हो जाएंगे और ये फर्श भी धुल जाएगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो हम यहाँ रहने की नीयत से ही आए हैं और आज का दिन तो हम आपके मेहमान हैं, यानी दोपहर और रात का खाना हम आपसे खाएंगे। चौधरी अमीन मुस्कुरा दिया, बोला, मुझे खुशी होगी। खाने के लिए किसी होटल में चलेंगे या? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, यहीं मंगवा लेंगे। हमने नाश्ता देर से किया था और अभी तो हजम भी नहीं हुआ। 3 बजे खाना खाएंगे। हम कुछ देर बातें करते रहे, फिर उठकर अंदर आ गए और कमरों का जायजा लेने लगे। आखिरी मर्तबा जब मैं आया था तो सामान वाले कमरे की चाबी चौधरी अमीन को दे गया था। उसने सामान दूसरे कमरे में रखवा कर उस कमरे में भी रंग करवा दिया था। तमाम कमरे साफ हो चुके थे। एक मजदूर आखिरी कमरे की सफाई कर रहा था। नरगिस को अचानक ही जैसे कुछ याद आ गया। वो तेजी से बाहर निकल गई और वो थैला उठा लाई जो बाहर ही छोड़ दिया गया था। हम उस कमरे में आ गए जिसे हमने अपने बेडरूम के तौर पर मुंतखब किया था। दोनों मजदूर काम से फारिग हो गए थे। अब सिर्फ आंगन की सफाई का काम रह गया था। मैंने मौके से फायदा उठाया और उनसे बेड वगैरह उठवा कर उस कमरे में रखवाने लगा। चौधरी अमीन भी उस काम में हमारी मदद कर रहा था। नरगिस अपनी मर्जी के मुताबिक सामान सेट करवा रही थी। 3 बजे तक वो कमरा सेट हो गया। मैं जानता था कि उसमें वक्तन फवक्तन कुछ न कुछ तब्दीलियां भी होती रहेंगी। चौधरी अमीन एक मजदूर को साथ लेकर किसी होटल से खाना लेने चला गया। नरगिस ने क्रॉकरी वाले कार्टन खोल लिए और किचन में बर्तन वगैरह सेट करने लगी। मैं भी उसकी मदद करने लगा। हम दोनों इस तरह काम कर रहे थे जैसे अपने नए घर की आरास्तगी में मसरूफ हूँ। नरगिस ने सबसे पहले फ्रिज किचन के बाहर की तरफ दरवाजे के हाथ रखवा दिया। ये जगह गालिबन फ्रिज के लिए ही मखसूस थी। दीवार के साथ प्लग भी लगा हुआ था। फ्रिज का स्विच ऑन कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उसे कम से कम 7-8 घंटे खाली ही चलना था। किचन में हीटर भी लगा दिया गया था। चौधरी अमीन खाना लेकर आया तो बाहर जामन के दरख्त के नीचे ही मेज लगा दी गई और खाना हमने वहीं बैठकर खाया। खाने के बाद चौधरी अमीन शाम को आने का वादा करके चला गया। एक मजदूर कंपाउंड साफ करने लगा, दूसरे को हमने अपने साथ काम पर लगा लिया और दूसरे कमरे में सामान सेट करने लगे। शाम 6 बजे तक दूसरा कमरा सेट हो सका था। मैंने सामान इस हिसाब से खरीदा था कि 2 बेडरूम्स और एक ड्राइंग रूम सेट हो सके, और मैं जानता था कि उन कमरों को मुकम्मल तौर पर सेट करने के लिए अभी मजीद सामान आता रहेगा। अभी तो बहुत सारे सामान की गुंजाइश थी। मजदूरों को हमने रुखसत करके बाहर का गेट बंद कर दिया। मैं नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। सुबह 7 बजे मॉडल टाउन में शाहजी की कोठी पहुंचना था। नरगिस को जब मैंने अपने प्रोग्राम से आगाह किया तो वो भी परेशान हो गई। उसने मुझे घूरा बोली, अब क्या जरूरत है वहां जाने की? ऐसा न हो कि उससे मुलाकात के बाद कोई नई मुसीबत आन पड़े। मुझे तो वो शख्स एक आंख नहीं भाया। मैंने कहा, है तो वो शैतान का चेला। उससे ज्यादा खबीस आदमी आज तक मेरी नजरों में नहीं आया। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बरसों पहले मैंने उसे और उसके पार्टनर को जो नुकसान पहुंचाया था वो उसे अभी तक नहीं भूला। उसने अगरचे मुझे अपने साथ काम करने की पेशकश की है, लेकिन मैं जानता हूं कि उस पेशकश के पीछे क्या हकीकत हो सकती है। वो मक्कार जहन का मालिक है। दोस्ती की आड़ में पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए वो मेरे साथ यकीनन कोई चाल चलेगा और मैं जानना चाहता हूं कि वो चाल क्या हो सकती है। इसलिए आज मैं उससे मिलने जा रहा हूं
ताकि उसकी बातों से अंदाजा लगाकर आने वाले वक्त के लिए कोई पेशबंदी की जा सके। नरगिस ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मगर अपना ख्याल रखना। वो शक्ल से ही बहुत हरामी लगता है। अगर कोई गड़बड़ महसूस करो तो फौरन ही वहां से निकलने की कोशिश करना। मैंने कहा, मुतमईन रहो, मैं सिंगल पीस में ही वापस आऊंगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह यहाँ से जा रहा हूँ, और वहां अगर मुझे देर हो जाए तो परेशान मत होना। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि गेट पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। मेरे ख्याल में चौधरी अमीन होगा। मैंने बाहर जाकर जेली दरवाजा खोला, लेकिन चौधरी अमीन की बजाय एक औरत को देखकर मैं चौंक गया। उसकी उम्र 30-32 के लगभग होगी। 4-5 महीने की उम्र का एक बच्चा भी गोद में उठा रखा था, और 6-7 साल की उम्र के एक बच्चे ने उसकी कमीज का दामन थाम रखा था। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दी, बोली, मेरा नाम शबाना महमूद है जी। मैंने उसे अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। ये औरत हक़ हमसायगी अदा करने आई थी, और मेरे ख्याल में ये बात हमारे लिए खतरनाक थी। हमें मोहल्ले के लोगों से ज्यादा ताल्लुकात उस्तवार नहीं करने चाहिए थे, लेकिन इस पहली मेहमान को मैं नहीं रोक सका। एक औरत की आवाज सुनकर नरगिस भी कमरे से निकलकर बरामदे में आ गई। मैं चंद मिनट वहां रुका रहा, नरगिस को अलग ले जाकर कुछ हिदायत दी और रुखसत हो गया। मेन स्ट्रीट पर आते ही मुझे एक टैक्सी मिल गई, और मॉडल टाउन में शाहजी की कोठी पर पहुंचने में मुझे 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उस वक्त शाम का अंधेरा फैल चुका था, और उस अंधेरे को दूर करने के लिए बत्तियां रोशन हो गई थी। मैंने टैक्सी शाहजी की कोठी से तकरीबन 50 गज दूर छोड़ी और पैदल चलता हुआ कोठी के सामने पहुंच गया। गेट के सामने नीले रंग की एक 58 मॉडल की शेवरले का राज था, और 58 मॉडल की कार तो सबसे ज्यादा कामयाब समझी जाती थी। उसका इंजन बेहद मजबूत और ताकतवर था। कोठी के सामने खड़ी हुई वो शेवरले देखने में अगरचे बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन मैं जानता था कि उसके इंजन पर खास तवज्जो दी जाती होगी। ये कार स्मगलरों की सबसे ज्यादा पसंदीदा कार थी। मैंने गेट पर कॉल बेल का बटन दबा दिया। 1 मिनट के बाद ही गेट का जेली दरवाजा खुल गया। एक लंबा तड़ंगा आदमी था जो सूरत से ही छटा हुआ लग रहा था। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर इशारा करते हुए बोला, अंदर आ जाओ नाजी बाऊ, शाहजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं अंदर दाखिल हो गया। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और जहन में तरह तरह के वसवसे सर उभारने लगे। एक अंदेशा ये भी था कि दोपहर को टेलीफोन पर मेरी बातों से मुश्तबा होकर रजिया वापस ना गई हो। अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए बहुत खतरनाक होगा। रजिया बड़ी खुर्रांट औरत थी, बिला चूंचरा मेरी हर बात मान लेती थी, लेकिन वक्त ने उसे भी जमाने की ऊंच नीच समझा दी थी। इसका इससे बड़ा सबूत क्या था कि वो शाहजी जैसे शैतान से मिलकर कारोबार कर रही थी। मैंने कोठी में दाखिल होकर भी इधर उधर देखा। सामने पोर्च में आगे पीछे 2 कारें खड़ी थीं, लेकिन उनमें रजिया की कार नहीं थी। मैंने एक बार मुड़कर चौकीदार की तरफ देखा। वो गेट के करीब ही खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। उसने जिस तरह मुझे नाम से मुखातिब किया था, उससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो पुराना पापी था। या तो मुझे जानता था और उसने मुझे पहचान लिया था, या उसे बता दिया गया था कि मैं इस हुलिये में यहाँ आने वाला हूँ। कोठी बहुत शानदार थी। बरामदे की कुशादा सीढ़ियों और फर्श पर सफेद मार्बल के बड़े बड़े टुकड़े लगे हुए थे। पिलर्स पर भी मार्बल ही था। उस जमाने में कोई करोड़पति ही इतनी शानदार कोठी बना सकता था। मैंने जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, बरामदे वाला दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आकर मेरी तरफ देखने लगा। उसका हुलिया अजीब था। लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, सरगंजा और फ्रेंच कट दाढ़ी। उसकी आंखों में खून जैसी सुर्खी थी। उसने कलाई में स्टील का कड़ा पहन रखा था। धारीधार टी शर्ट और नीली जीन्स में वो एक अजीब सा किरदार लग रहा था। उसने मुझे नाम से मुखातिब करते हुए कहा, आओ नाजी बाऊ, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों रुक गए? दाखिली दरवाजे के दाईं तरफ ड्राइंग रूम था जिसका दरवाजा नहीं था। एक कुशादा मेहराब थी और शिफॉन जैसे बारीक कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ था, जिसके दूसरी तरफ ड्राइंग रूम का शानदार फर्नीचर था। बाईं तरफ एक कमरा था जिसका दरवाजा भिड़ा हुआ था और बिल्कुल सामने वसीओ अरीज हॉल कमरा था। दीवार से दीवार तक दबीज कालीन, निहायत कीमती और आरामदेह सोफे और हर वो चीज मौजूद थी जो उस जैसी आलीशान कोठी में होनी चाहिए थी। एक तरफ ऊपर जाने के लिए गोल जीना था जिस पर नीला कालीन बिछा था। मुझे सुल्तान उर्फ शाहजी की किस्मत पर रश्क आने लगा। कल फुटपाथ पर हेरोइन की पुड़ियां बेचने वाला आज कैसी शहाना जिंदगी बसर कर रहा था। सोफों पर 2 आदमी बैठे हुए थे। सामने वाले सोफे पर तो शाहजी था और दूसरा आदमी जिस सोफे पर था उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। वो सोफे में धंसा हुआ था। उसका सिर्फ सर नजर आ रहा था। मैं आगे बढ़ा तो उस शख्स को देखकर चौंक गया। वो बूटा था। उन दोनों में से कोई भी मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं उठा था और जब मैंने शाहजी की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ नहीं मिलाया। बूटे से हाथ मिलाना मैंने जरूरी नहीं समझा और तीसरे सोफे पर बैठ गया। इस तरह वो दोनों मेरे सामने थे और दुबला पतला गंजा तीसरा आदमी दरवाजे के करीब ही खड़ा था। उनके तेवर कुछ अच्छे नहीं थे।
उनके चेहरे देखकर ही मैंने यहाँ की फजा का अंदाजा लगा लिया था। और फिर शाहजी की बेइतनाई ने उसकी तस्दीक भी कर दी। शाहजी ने मुझे और रजिया को आज चाय पर बुलाया था, लेकिन मुझे कोई ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे थे कि चाय से मेरी तवाज़ो की जाएगी। और मेरा ख्याल था कि रजिया ने भी फोन पर शाहजी को अपने न आने के बारे में बता दिया था। मैंने शाहजी की तरफ देखते हुए कहा, जी शाह साहब, आपने कल मुझे एक पेशकश की थी और आज उस सिलसिले में। शाहजी ने मेरी बात काटते हुए कहा, मुझे याद है, लेकिन उस तफसील में जाने से पहले मैं कुछ और मामलात तय करना चाहता हूँ। ये भी अच्छा हुआ कि रजिया नहीं आई। उसने थोड़ी देर पहले मुझे फोन पर बता दिया था। उसकी मौजूदगी में कुछ बातों की वजाहत मुश्किल हो जाती। उसके खुश्क लहजे और तर्ज अमल से मेरे खदशात की तस्दीक हो गई। यहाँ मामला कुछ और ही था और शायद ये लोग अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी किए बैठे थे। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है। मामलात साफ और खरे हों तो साथ मिलकर चलने में आसानी रहती है। इस किस्म के काम एक दूसरे के एतमाद और भरोसे पर किए जाते हैं। मेरा ख्याल है आप कुछ पुरानी बातों के हवाले से। उसने एक बार फिर मेरी बात काट दी। बोला, हाँ यही बात है। तुम जानते हो उन दिनों हमारे हालात क्या थे। हम बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे और तुमने हमें जो नुकसान पहुंचाया था उससे तो हमारी कमर ही टूट गई थी। उन दिनों अगर तुम मुझे मिल जाते तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ देता, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। तुम कई रोज तक रूपोश रहे और जब सामने आए तो इतनी ताकत हासिल कर चुके थे कि हमारे लिए तुम्हारा मुकाबला करना तकरीबन नामुमकिन ही हो गया था। लेकिन वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। शाहजी के बारे में मेरे अंदाजे 100% दुरुस्त निकले थे। वो निहायत कीना परवर और पस्त ज़हनियत का मालिक था। ये बरसों पहले की बात थी, लेकिन वो उसे भूला नहीं था। उस वक्त बिलाशुबा वो करोड़पति था। 1-2 लाख की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन उसकी फितरत ही कुछ ऐसी थी कि वो ऐसी बातों को फरामोश नहीं कर सकता था। मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। कहा, लेकिन क्या? शाहजी ने कहा, मैं वो सब भूलने को तैयार हूँ। तुम एक ज़हीन और दलेर आदमी हो। मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लूं, बशर्ते के। वो एक बार फिर खामोश हो गया। उसके बार बार खामोश हो जाने से मेरी उलझन बढ़ रही थी। मैंने कहा, जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो सुल्तान, इस तरह पहेलियों में बात उलझ जाएगी। मैंने आप जनाब के सीगे का इस्तेमाल तर्क कर दिया और शाहजी की बजाय उसे उसके पुराने नाम से मुखातिब किया। शाहजी मेरे इस अंदाजे तखातुब पर चौंक गया। उसकी भवें तन गई। उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तो साफ बात यह है कि अगर तुम वो जेवरात मेरे हवाले कर दो तो मैं पिछली सारी बातें भूलने को तैयार हूँ। मैं उछल पड़ा और बूटे की तरफ देखने लगा। उसके होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट थी। उसे यहाँ देखकर ही मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था और अब उसकी तस्दीक हो गई। शाहजी को जेवरात की कहानी उसने सुनाई थी। मैंने कहा, वो जेवरात मेरे पास नहीं है। अगर होते भी तो तुम्हारे हवाले न करता। क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो कि करोड़ों की मालियत के वो जेवरात तुम्हारे हवाले कर दूंगा? बूटे ने मेरी तरफ देखते हुए गुर्रा कर कहा, देखो नाजी, उस रात तो तुम मुझे धोखा देकर चौधरी अशरफ के डेरे से भाग गए थे, लेकिन ये मत समझना कि मैंने उसकी बात काटी। कहा, अपनी बात की तस्दीक कर लो बूटे, मैं तुम्हें धोखा देकर नहीं भागा था। ये क्यों नहीं कहते कि मैंने तुम्हारी और जगत सिंह की ठुकाई की थी? बूटा एक झटके से उठ खड़ा हुआ। बोला, बंद करो ये बकवास। हम सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं कि वो जेवरात हमारे हवाले करने को तैयार हो या नहीं। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, नहीं, इसलिए कि वो जेवरात मेरे पास नहीं है। उस रोज रजिया ने तुम्हें बताया था कि जेवरात उसकी तहवील में है। बूटा गुर्राया, लानत भेजो उस कंजरी पर। तुम उसके पुराने आशिक हो। उसने तुम्हें बचाने के लिए कह दिया था, लेकिन अब तो वो भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। मैंने फिर पुरसुकून लहजे में कहा, तो फिर तुम कोशिश करके देख लो।